जय हिंद दोस्तों, मैं एक स्नाप सरदार राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 16 अक्टूबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से खबरें पूरी देखें। बहुत अच्छी अच्छी खबरें आज। दिवाली तोहफा, सैनिकों को 8 सीपीसी से पहले 8,000 रुपए महीना, 2 बच्चों को पीएमएस 100% इजाफा, सीए 48,000 रुपए, रक्षा मंत्री 8 सीपीसी गठन पर मैपिंग शुरू, एफएफ 2.86 एचआरए 16,775 रुपए, अग्निवीर योजना सेना पर थोपी गई, जनरल नरवाने की बुक को मंजूरी, रक्षा मंत्रालय के 2 फैसले से पूर्व सैनिक खुश, 100% बढ़ोतरी, ईसीएचएस नियम चेंज, 25 साल के ऊपर के बच्चों का भी इलाज, कोल इंडिया में पूर्व सैनिकों की भर्ती, एमओयू साइन। अब खबर विस्तार से। दिवाली पर पूर्व सैनिकों और आश्रितों के लिए बड़ा ऐलान, रक्षा मंत्रालय ने 100% बढ़ाई वित्तीय सहायता। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दिवाली से पहले पूर्व सैनिकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब पूर्व सैनिकों को और आश्रितों को मिलने वाली आर्थिक मदद में 100% प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सैनिक बोर्ड के माध्यम से लागू की जाने वाली योजनाओं के तहत सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता 100% वृद्धि करने को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद आश्रितों को शिक्षा, विवाह, निर्धनता अनुदान के अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि दोगुनी हो गई है। संशोधित दरें आगामी 1 नवंबर से लागू होगी। निर्धनता अनुदान, बुधवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय ने बताया कि योजनाएं पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से लागू की जाती है। वित्तीय सहायता में की गई प्रमुख बढ़ोतरी, इसके तहत निर्धनता अनुदान की राशि 4,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति माह प्रति लाभार्थी कर दिया गया है। यह सहायता 65 वर्ष से अधिक आयु वाले उन पूर्व सैनिकों के आश्रितों और विधवाओं को आजीवन दी जाएगी जिनकी कोई नियमित आय नहीं है और जो गैर पेंशन भोगी हैं। तो ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बहुत अच्छी पहल है ये, और ये मैं चाहता हूं कि इनका साधुवाद करता हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है और बहुत ही अच्छा सरकार ने ये फैसला किया है। शिक्षा अनुदान में 1 से लेकर स्नातक तक 2 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम कर रही विधवाओं के लिए शिक्षा अनुदान 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दिया गया है। विस्तृत समाचार के लिए हमारी सेवाएं ले। विवाह अनुदान, सरकार की ओर से विवाह अनुदान 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए प्रति लाभार्थी कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह अनुदान अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह अथवा विधवा पुनर्विवाह के लिए लागू होगा, बशर्ते विवाह इस आदेश के जारी होने के बाद संपन्न हो। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि मंजूरी की नई दरें 1 नवंबर 2025 से प्राप्त आवेदनों पर लागू होगी। इससे प्रति वर्ष लगभग 257 करोड़ रुपए का वित्तीय भार बढ़ेगा, जो आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड से वहन किया जाएगा। ये सभी योजनाएं रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष के तहत संचालित है, जो आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड का एक उपकोष है। नेक्स्ट खबर। 8वें वेतन आयोग को कैलकुलेटर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लेवल 1 से लेकर 3 सरकारी कर्मचारियों के लिए एचआरए कैसे बढ़ाएगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर का विकल्प चुनता है तो कई कनिष्ठ सरकारी कर्मचारियों को उनके आवास भत्ते में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल सकती है। 14 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मंत्री ने 1 जुलाई 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते 28% तक को बढ़ाने की मंजूरी दी है। इस संशोधन के बाद वित्त मंत्रालय ने 7 जुलाई 2017 के पूर्व आदेश के अनुसार मकान किराया भत्ता एचआरए द्वारा समायोजित किया है। इसमें फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जो कि मूल वेतन की उदाहरण के लिए 2.86 का फिटमेंट फैक्टर यह दर्शाता है कि संशोधित मूल वेतन मौजूदा मूल वेतन का 2.86 गुना होगा। मूल वेतन में वृद्धि मकान किराया एचआरए प्रभावित करता है, क्योंकि एचआरए की गणना अधिकतम मूल वेतन से प्रतिशत के रूप में की जाती है। यह वेतन स्तर 1, 2 और 3 पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुमानित संशोधित मकान किराया एचआरए को अवलोकन किया गया है, जिसकी गणना 2.86 फिटमेंट फैक्टर के उपयोग पर की गई है। स्तर 1 के लिए 18,000 रुपए था, जो कि संशोधित मूल्य 51,000 रुपए हुआ है, जिसमें 4600 रुपए की वृद्धि हुई है। एचआरए 9,266 रुपए हुआ है और वाई श्रेणी के लिए 13,900 रुपए। लेवल 2 वाले के लिए 19,000 है, फिर 56,000 है, फिर 5122 रुपए की वृद्धि, 10,244 रुपए और 15,367 रुपए वाई जेड एक्स जेड के लिए। स्तर 3 में 21,700 रुपए, 62,000 रुपए, 5,500 रुपए,
और 11,171 रुपए और 16,757 रुपए वाई श्रेणी के लिए। ये दे रखा है इसके अंदर जेड, वाई और एक्स श्रेणी, तीनों श्रेणियों के बारे में इसमें दिया गया है। तो आप इसकी जानकारी के लिए और इसको ज्यादा देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट खबर, संजीव सन्याल का कहना है कि केंद्र सरकार के तो बहुत बड़ी नहीं बल्कि बहुत छोटी है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सन्याल ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार शायद बहुत बड़ी नहीं है बल्कि एक बहुत छोटी है जैसा कि लोग सोचते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह कुछ और अन्य लोगों इस समय सरकार का मानचित्रण कर रहे हैं। सन्याल ने मनी कंट्रोल को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि समस्या यह है कि सरकार को पुराने हिस्सों में बहुत ज्यादा लोग हैं और उन हिस्सों को से पर्याप्त लोग नहीं है जहां विकास होना चाहिए। इसलिए ज्यादा गंभीर समस्या यह नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग हैं बल्कि यह है कि सब कुछ असंतुलित है। मैं इस पर तभी काम करता रहूंगा जब मैं वित्त मंत्रालय में था। ये वही है जिनके बारे में मैंने बात की थी क्योंकि पूरे हो चुके हम सरकारी मानचित्रण करने का काम कर रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि सभी विभिन्न एजेंसियां कहां हैं और जब यह काम साल के अंत से पहले पूरा हो जाएगा तो हमें केंद्रीय सरकार के परिदृश्य का बहुत अच्छा अंदाजा हो जाएगा, ईएसी पीएम सदस्यों ने बताया। उन्होंने इसमें कितने निकाय और प्रत्येक निकाय में कितने लोगों के इत्यादि और इसमें हमें यह देखने में मदद मिलेगी क्या सरकार पुनर्गठन किया जा सकता है। वास्तव में भारत सरकार संघ सरकार शायद बहुत बड़ी नहीं या शायद बहुत छोटी है जैसे कि लोग सोचते हैं और उसके विपरीत है। नेक्स्ट खबर, जनरल नरवणे ने अपनी अप्रकाशित संस्मरण पर चुप्पी तोड़ी और गेंद प्रकाशक और रक्षा मंत्रालय के पाले में है। इसमें पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे सेवानिवृत्त जिनकी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी 1 वर्ष के से अधिक समय से केंद्र सरकार के मंजूरी के लिए लंबित है, ने शनिवार को कहा कि उनका काम पुस्तक लिखना था और प्रकाशक को रक्षा मंत्रालय एमओडी से अनुमति लेनी थी। जनरल नरवणे ने यह भी टिप्पणी खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव में एक सत्र के बाद की जहां उनकी नवीनतम काल्पनिक कृति द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी ए मिलिट्री थ्रिलर पर रियर एडमिरल निर्मला कन्नन सेवानिवृत्त के साथ चर्चा की गई। महोत्सव में एक अतिथि द्वारा यह पूछे जाने पर कि उनकी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ द प्रकाशित क्यों नहीं हुई है तो पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि मेरा काम किताब लिखकर प्रकाशकों को देना था, प्रकाशकों को रक्षा मंत्रालय की अनुमति लेनी है। उन्होंने यह किताब के समीक्षाधीन है, यह 1 साल से ज्यादा का समय से समीक्षाधीन है। नेक्स्ट खबर, पूर्व सैनिकों के 25 वर्ष से अधिक आयु के आश्रितों को पाली क्लिनिक में होगा इलाज। या वरीय पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए अच्छी खबर है कि रक्षा मंत्रालय की अनुमति पर पूर्व सैनिकों को 25 वर्ष से अधिक आयु के आश्रितों का इलाज होगा। इसके लिए उन्हें कोर्ट या रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी, फिर ईसीएचएस से कार्ड को अनब्लॉक कर इलाज शुरू हो सकता है। इसे लेकर केंद्रीय संगठन ईसीएचएस ने पत्र जारी कर मुजफ्फरपुर सहित सूबे के सभी पाली क्लिनिकों को जानकारी दी है। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि यदि किसी पूर्व सैनिक के आश्रित की आयु 25 वर्ष से अधिक है और उसका ईसीएचएस कार्ड ब्लॉक हो गया है तो अब वह कोर्ट आदेश या रक्षा मंत्रालय के विशेष अनुमति दिव्यांग के पिता पर पूर्ण रूप से आश्रित के आधार पर पुनः अनब्लॉक करा सकता है। इसके लिए लाभार्थी को ईसीएचएस सोर्स इन्फोसिस कॉम पर लॉगिन कर संबंधित आदेश का अपलोड करना होगा। सत्यापन के बाद कार्ड पुनः जारी कर दिया जाएगा। इस आदेश के बाद पूर्व सैनिकों ने खुशी जाहिर की कि पूर्व सैनिक निरंजन, मनोज और पंकज आदि ने रक्षा मंत्रालय का निर्णय की सराहना की और पूर्व सैनिकों के लिए हित में निर्णय को सराहा है। तो मैं भी इसकी सराहना करता हूं कि ये उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है सरकार ने और ईसीएचएस ने। मैं इसके लिए उनका साधुवाद करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। नेक्स्ट खबर, कोल इंडिया ने कोयला लदान और परिवहन में पूर्व सैनिकों को सशस्त्र बल को लिए डीजीआर के साथ साझेदारी की है और उन्होंने उद्देश्य था रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कहा है। देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया सीआईएल ने अपनी सहायक कंपनियों में भूतपूर्व सैनिक ईएसएम कंपनियों को शामिल करके कोयला लोडिंग और परिवहन परिचालन को बढ़ाने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय से डीजीआर के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ईएसएम कंपनियों को शामिल करके डीसीआईएल निम्नलिखित लक्ष्य रखता है: कोयला लदान और परिवहन में दक्षता बढ़ाना, अनुशासित लॉजिस्टिक के माध्यम से परिचालन विश्वसनीय सुनिश्चित करता है। पूर्व सैनिकों ने पुनर्वास के लिए सरकारी पहल का समर्थन कर कोयला क्षेत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। यह पहल सीआईएल की रणनीति के अनुरूप है जिसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्वास प्रयासों का समर्थन करते हुए अपने लॉजिस्टिक परिचालन में दक्षता, विश्वसनीयता और समावेशिता में सुधार करता है। ईएसएम कंपनियों एमसीएल में 30% कोयला लोडिंग संभालती है। हस्ताक्षर समारोह में बोलते हुए कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पीएम प्रसाद ने कोयला लॉजिस्टिक में पूर्व सैनिकों की कंपनियों के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला है।
तो दोस्तों मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद। खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद। राम राम।